चलिए आज हम लोग 7.1 को पढ़ने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलाज को समझेंगे। उसके बाद हम लोग उसका एग्जांपल्स करेंगे, फिर जाकर चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर इंटीग्रेशन हम लोग किसी फंक्शन का करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में हमको लेना पड़ता है। जैसे dx, अगर हम लोग fx का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो जब इंटीग्रेशन होगा तो हमारा fx बचेगा और एक कांस्टेंट के टर्म में c आएगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होती जाएंगी, मैं आगे आपको बताता चाहूँगा। तो ये क्या है कि अब इसके कुछ फार्मूला पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला को देखिए। अगर क्या है, कोई संख्या है जिस पे पावर समथिंग हो, x पे पावर समथिंग है और उसको dx के रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो क्या आएगा। जस्ट लाइक आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि x पे पावर 2 है और हमें उसका इंटीग्रेशन करना है। ये n एक क्या है, नंबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है और n+1, मतलब जितना है उसमें से एक आपको प्लस करना है और नीचे भी करना है एक आपको प्लस, फिर c लिखना है। तो क्या हो जाएगा, x पे पावर 2 और ये 1, 2 और 1 कितना होता है 3, यहाँ 3 और ये आपका c। इतना सा, बस इतना सा काम करना है। कितना आसान सा चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे फार्मूला को देखिए। अगर आपको रहता है 1/x dx, तो करना नहीं है कुछ भी नहीं इसमें, log x + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग यहाँ dx के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1/y और dy। हमेशा याद रखिएगा कि जिसका भी इंटीग्रेशन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसको हम लोग करेंगे। तो 1/y, तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, log y + c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा, ये पहला फार्मूला आपको समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तीसरा आ जाइए। e पे पावर x, अगर e पे पावर होता है x और उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e पे पावर x + c, सेम वही चीज़ आ जाएगा। अगर e पे पावर कुछ भी रहता है, y है, dy है, तो आपको e पे पावर y + c लिख देना है। सिंपल है। ठीक है, आइए नेक्स्ट फार्मूला, चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर क्या है कि अगर आपका a पे पावर x है और dx है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, a पे पावर x और log a बेस e + c। कभी कभी आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या करता है, सेम टू सेम आपको क्या करेगा कि फार्मूला दे देगा उसको बनाने के लिए, और बस आपको उसी में से ऑब्जेक्टिव के रूप में बनाना है। तो आप सीधा फार्मूला अगर आपको याद है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्या है कि sin x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका cos x होगा। बट एक बात याद रखना है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है कि cos अगर आए का रिज़ल्ट में आता है, cos आए cot आए, तो उसके आगे माइनस लगेगा। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कि कहीं पे भी अगर रिज़ल्ट में इंटीग्रेशन के बाद क्या आ रहा है, cos आ रहा है, cot आ रहा है, तो उसमें आगे माइनस लग जाता है। तो sin x का इंटीग्रेशन cos x और इसका जस्ट उल्टा cos का sin x, लेकिन sin के आगे माइनस नहीं होगा, सिर्फ c के आगे। ठीक है, अगर cos हुआ cot हुआ तो वहाँ माइनस आपको यूज़ करना है। ये दो फार्मूला एक जैसा है, याद करने में आसानी होगी आपको। आगे देखिए, sec² x का tan x, ये याद रखिएगा, जहाँ sec आएगा उसके लिए आपको tan का यूज़ करना है और जहाँ cos आएगा उसके लिए cot का यूज़ करना है। इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं कि अगर शेक वाला फार्मूला आता है तो उसके लिए tan रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, जहाँ पे भी शेक वाला फार्मूला आएगा तो tan, और cosec अगर आता है तो उसके लिए cot, और जहाँ भैया c तो आगे देंगे माइनस। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत दिमाग में आप इस तरीके से कोड बना के याद रख सकते हैं। चलिए ये दो फार्मूला आपको याद हो गया। अभी क्या सेक और tan का रिलेशन तो आपको हम बताएं कि सेक और tan का काफ़ी अच्छा रिलेशन होता है इंटीग्रेशन में। तो sec x × tan x क्या होगा, अगर ऐसा करना देता है आपको तो इसको क्या करना है, tan x को भूल जाना है और sec x आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से cosec और cot का देगा तो cot को आपको भूल जाना है और cosec आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, जहाँ c आया भैया तो उसके आगे देना है माइनस। ठीक है, चलिए ये फार्मूला भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाइए,
10x, अभी लॉग वाला, अभी कुछ फार्मूला जो है लॉग वाला पढ़ेंगे हम लोग। तो क्या है, सिर्फ खाली 10x का अगर आपको देता है, नॉर्मल दे देगा क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है, 10x dx फाइंड करें। तो 10x का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको लेना है लॉग, और अगर आप ले रहे हैं कॉस तो आगे देंगे माइनस। चलिए ये एक तरीके से होगा। दूसरा 10x का लॉग दे रहे हैं और हमको यहाँ पे माइनस नहीं लेना है तो देंगे शेक, ठीक है, इसमें माइनस नहीं होगा। बस इस तरीके से आप दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करके 10x का भी याद रख सकते हैं। अब आ जाइए कॉट में, तो कॉट x का क्या होगा, लॉग साइन x, सेक x का लॉग सेक मॉड सेक प्लस 10, ठीक है। कॉसेक का, भैया कॉसेक और कॉट का अच्छा रिलेशन होता है, ये आप इस तरीके से एक बार लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ ये बहुत ही तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से तो आपको ऑब्जेक्टिव एक बार ज़रूर देखने को मिलेगा बोर्ड में। तो dx अगर ऐसे आता है 1/√1 + x² dx, ऐसे दे देगा आपको क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल आपको बिना कुछ सोचे साइन इनवर्स x + c लिख देना है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यही हो जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा, 1 + 1 + x² dx दिया है तो इसका tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से dx है आपका, और बाई x √x - x² - 1, तो इसका हो जाएगा आपका सेक x। चलिए यहाँ तक आप फार्मूला एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक दो बार लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। अब आइए कुछ बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए। अगर इंटीग्रेशन करना है सिर्फ आपको dx का, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि d और इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा, बचेगा x + c, ठीक है। और अगर कांस्टेंट टर्म है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को आपको आगे कर देना है, और ये रहा dx, ये ख़त्म हो गया तो आपका हो जाएगा ax + c। कहने का मतलब आ गया 5। आपको इस तरीके से कोई नंबर दे दिया जिसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो 5 को आगे कर देना है, 5 को आपको क्या कर देना है आगे, और 5 को आगे करके dx, तो ये और ये ख़त्म हो जाएगा, आपका 5x + c आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ याद रखना, अगर दो टर्म है और जोड़ के रूप में दिया है तो दोनों को अलग अलग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर समझाने को तो बहुत सारी बातें हैं, तो जिस प्रकार से क्वेश्चंस आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। dx, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो चलिए करते हैं। तो आपको पता है x पे पावर n वाला फार्मूला लगेगा इसमें, ये वाला फार्मूला x पे पावर n dx, तो x पे पावर n + 1 और n + 1 + c, ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें करना क्या है कि आपका x की जगह x तो लिख ही लेना है, जो भी क्वेश्चन है ऐसा, x पे पावर 3 dx, तो ये रहा x और पावर में 3, उसमें 1 जोड़ना है, नीचे भी 1 जोड़ना है, प्लस c लिखना है, ये आपका x पे पावर 3 और 1 4, ये रहा 4, इस तरीके से सजा कर लिखेंगे तो आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप ये वाला खुद से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो आपको ये समझ में तो आ गया कि हमें अगर x पे पावर समथिंग रहता है तो कौन से वाले फार्मूला का यूज़ करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन तो x पे पावर 5 है तो x पे पावर 5 + 1, आप डायरेक्ट भी करते जाएंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको समझ में आ गया, 5 और 1 6, ये रहा 6 + c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आसान था थोड़ा सा, उसके बाद मुश्किल में जाएंगे, मतलब चलिए कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। वैसे देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए ज़रा ध्यान से, तो यहाँ एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, तो पहले आपको क्या करना होगा, 5 को बाहर करना होगा, कर दिए, x पे पावर 2 dx। अब ये रहा, इसको नॉर्मल जैसा आप सॉल्व करते हैं, ये वाला पावर वाला जो सॉल्व किए थे सेम बिल्कुल वैसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 को ऐसे ब्रैकेट से सेपरेट कर दिए, x पे पावर 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1 + c कर दें आप, ठीक है। अब ऐसे नहीं तो c को भी आप बाहर भी रख सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रहा 5x पे पावर 3 और ये रहा 3 + c। अब इसको गुना करेंगे 5x पे पावर 3 और ये c, और इसको गुना करेंगे 5c
तो 5c, तो ये कांस्टेंट ही टर्म होगा, तो आप उसको दूसरा नाम दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम कहने का मतलब कि कांस्टेंट टर्म को हम लोग कांस्टेंट ही मान रहे, तो के रख दीजिए इसका नाम। इस तरीके से भी ये बन जाएगा। आपको ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा हो, मतलब ऐसा सी क्या क्या कर रहे हैं अंदर रखना है, तो उसको आप सिंपल से बाहर कर दीजिएगा। ठीक है, कांस्टेंट से कुछ खासा फ़र्क पड़ता नहीं है, बस एक कांस्टेंट आपको दिखाना है रिजल्ट के साथ, मेन बस यही काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, तो हमने आपको कहा था ए और बी आपको समझ लेना है, ए और बी का जोड़ है, तो दोनों को पहले अलग अलग सेपरेट करके आपको बनाना होगा। एक्स पे पावर 2 dx प्लस 1 dx। ठीक है, तो ये रहा 2, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, और नीचे भी क्या करना है आपको 2 प्लस 1, और ये रहा 1 को बाहर कर देते हैं dx, तो इसमें क्या होगा एक्स पे पावर 3/3। एक लास्ट में कांस्टेंट ले लेंगे, इसके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं, 1 तो 1 ही है भैया, ये और ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा आपका x प्लस c। तो इस तरीके से आप ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था, चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं cos 2x। इसको और भी बनाने का मेथड है, लेकिन मैं भी आपको ज़्यादा बोझ नहीं दूंगा, सिंपल रखूँगा। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं, तो cos के बदले में आएगा क्या भैया साइन आएगा। 2x है तो 2x लिख लीजिए, लेकिन 2 यहाँ कांस्टेंट के रूप में है एंगल के साथ, तो उसको आपको सिर्फ क्या कर देना है नीचे लिख देना है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऐसे आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे cos आपको 5x दे दिया, ठीक है, तो कैसे करेंगे साइन करेंगे। ठीक है, 5x करेंगे, जो एंगल के साथ यहाँ पे नंबर रहेगा उसको नीचे कर देंगे, और ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है, और आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ चीज़ें, और भी इसको डेप्थ में जाएंगे, बट इसको अभी आप लोग को इस तरीके से बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से, तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो दोनों को अलग अलग करके आपको करना होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार तो करना क्या है कि दोनों को अलग अलग बांट लीजिए। ये 3x पे पावर 2 dx, और ये हो गया आपका 4x पे पावर 3 dx। डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप में बढ़ के करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं सारी स्टेप को लिखता हुआ जा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो ये रहा आपका 3x पे पावर 2 और 2 और 1 3, नीचे भी 3, और इसमें क्या हो गया 4x पे पावर आपका 3 और 1 4, नीचे भी 4, प्लस हम लोग c डायरेक्ट इस तरीके से कांस्टेंट के रूप में कर देंगे। ठीक है, तो इस आप क्या होगा कि आप इसको चाहें तो इस तरीके से ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको कट कर दें, तो आपका x पे पावर 3 x पे पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देखा जाए, तो आप याद करेंगे 1/x dx का क्या होता था log x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से फार्मूला से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप डायरेक्ट इसको बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैलकुलेशन करेंगे कैसे, x पे पावर 3 - 1 है ना, ये तो भागा में है, तो इसको इसके साथ भी दे देना है और इसके साथ भी, dx तो है ही। अब दोनों को सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, तो x पे पावर 3 और 2 में तो बचेगा कितना भैया 2 में से 1 गया। आप इसको काटेंगे, जैसे आपको समझ में आए वैसे करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नीचे 3 मतलब ऊपर 3 नीचे 2, ऊपर भी जाएगा तो 3 - 2 बचेगा x, dx कर लें। और इसको सॉल्व करने के लिए ये जो है x पे पावर 2 है, तो x पे पावर 2 जो अगर ऊपर जाएगा तो उसको क्या करना है, चलिए ना पहले उसको बांट लेते हैं, अलग से कर देते हैं। ठीक है, फिर आप उसको अपने हिसाब से करते जाएंगे। तो x पे पावर, ये x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको करना क्या है, इसके पावर में एक और जोड़ना है, एक और जोड़ना है, और ये रहा माइनस x पे पावर 2 है, x पे पावर 2, लेकिन x जैसे ऊपर जाएगा तो मैं एक और थोड़ा सा स्टेप लेकर करके दिखाता हूँ, नहीं तो पता चले आपको कोई दिक्कत हो जाए।
तो x पे पावर 2, ये नीचे है ना भैया, ऊपर जैसे जाएगा तो -2 हो जाएगा और dx, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये x पे पावर 2/2 माइनस, तो क्या होगा कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो x पे पावर -2 + 1 -2 + 1 ऐसा सी कर दें, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो x पे पावर 2/2, अब करना क्या है, 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया, तो आपका क्या होगा, बचेगा -1, 2 में से 1 चला गया -1 + c। अब करना क्या है भैया, ये माइनस माइनस क्या करें, ख़त्म कर दें, ठीक है। ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या कर दें, प्लस कर दें। और x पे पावर, देखिए मैं बहुत ज़्यादा इसको एक एक तोड़ के लंबा प्रोसेस में बना रहा हूँ, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के देखते जाना है। x पे पावर 2/2, ये आपका क्या है, पावर माइनस में ना, उसको प्लस में करने के लिए नीचे कर दीजिए, c कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। एक बार आप को अगर कहीं पे मिस हो रहा हो तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नंबर में बढ़ा जाए। इस तरीके से क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। x पे पावर 2/3 dx + 1 dx, तो इसको कैसे करेंगे, आपको पता है 2/3 + 1 2/3 + 1, और ये 1 बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो क्या करना है, 2/3 + 1 आपको पता होगा, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ये रहा 2, ये रहा 3, तो आपका 5/3 हो जाएगा। तो x पे पावर 5/3, नीचे भी 5/3, और ये तो भैया 1 अलग हो गया, इधर dd ये वाला आपको तो पता है मैंने कैसे बताया था। चलिए, इसको चाहें तो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x पे पावर 5/3, और ये रहा आपका 5/3 + x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको नीचे ये वाले को ऊपर करके भी लिख सकते हैं अपना आंसर लाने के लिए, नहीं तो अगर आप देख लें बुक में जहाँ तक दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमें आंसर का डिमांड होगा हम लोग उसको वहाँ तक पहुँचा देंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को अलग अलग कर लीजिए। x पे पावर 2/3 dx + ये 2 e पे पावर x dx - 1/x dx। अब सॉल्व कीजिए, x पे पावर 2/3 + 1 2/3 + 1, ये 2 बाहर हो जाएगा, e पे पावर x और 1/x का log x, ठीक है। चलिए, सारा इंटीग्रेशन जब सॉल्व कर देंगे फिर हम एक कांस्टेंट रख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप इसको जैसे सॉल्व करेंगे ना 2/3 वाला, तो x पे पावर आ जाएगा। आप अगर भूल रहे हैं तो आप करके देख लीजिए, ठीक है। ऐसे इतनी छोटी सी चीज़ तो क्या है कि आपको पता ही होगा। तो कितना हो जाता है, 5/3 हो जाता है। तो x पे पावर आपका हो जाएगा 5/3, नीचे भी 5/3, ठीक है। और ये रहा आपका 2 e पे पावर x का, e पे पावर x - log x + c, ठीक है। आपका यहाँ तक आंसर हो सकता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 3/5, ये नीचे वाला को हमने ऊपर कर दिया, और x पे पावर 5/3 2 e पे पावर x - log x + c, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट लेंगे। ये तो बिल्कुल फार्मूला से दीजिए, sin x का क्या हो जाता है -cos x का प्लस sin x, और हम एक कांस्टेंट मानते हैं। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल का ये वाला हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है ये गुना के रूप में, तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको गुना कर दीजिए। cos x
प्लस कोसेक इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बांट दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल फार्मूला से अगर आप ज़रा सा ध्यान दें और याद करने की कोशिश करें तो भैया इसका क्या हो जाता था, माइनस कॉट एक्स और इसका माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। और ये वाला देख लेते हैं, ये भी करना कि पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना होगा। ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और इसको हमने कर दिया साइन एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ सेपरेट कर दिया। भागा तो दोनों के साथ है ना, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कोसेक को जैसे आप ऊपर करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्या, बहुत सिंपल है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स को जैसे आप ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और साइन बाई यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सही से लिख लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको क्या करना है कि आप करें क्या, एक चलिए थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं सिर्फ, फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगा। कोस एक्स इंटू कोस एक्स तो लिख सकते हैं ना, तो साइन बाई कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टेन एक्स लिखेंगे और कॉस जो है ना, कॉस को हम क्या करेंगे कि ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको अच्छा मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये वाला हो जाएगा आपका माइनस टेन एक्स, कोसेक जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। अब जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल फार्मूला नज़र आएगा इसमें। ठीक है, तो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। तो क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या लिखना है आपको, टेन एक्स और माइनस का माइनस, टेन एक्स और सेक एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स और प्लस सी कांस्टेंट में ले लेंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ तक आपका पूरा लगभग मैक्सिमम एग्जांपल्स ख़त्म हो गए। ठीक है, आप इसको बना सकते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं अब आप।